जय हिंद। शिक्षा खोज में आपका स्वागत है। ये थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज में लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिकवादी सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार की परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। और दूसरा है, लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी योजना यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है और सभी को आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की नींव रखना है। तीसरा, सामाजिककरण को परिभाषित करें। तो तीसरा का है, सामाजिककरण ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकी प्राणी को सामाजिक स्वचिंतन प्राणी में बदलती है और अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करती है और समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। चौथा है, रेडिकल नारीवाद की अवधारणा क्या है? तो रेडिकल नारीवाद 1960 एवं उसके बाद के वर्षों में पनपा नारीवाद है। इसका उदय आंशिक तौर पर नारीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर, अंशतः लिंगवाद के खिलाफ आक्रोश के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ। 1960-70 के दशक के दौरान आधुनिक रेडिकल नारीवादी सिद्धांत के उदय के 3 पुस्तकों ने अहम भूमिका अदा की। पांचवा है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा से तात्पर्य ऐसी हिंसा से है जो घर के व्यक्तियों तथा उनके कुटुंब के द्वारा स्त्रियों के साथ की जाती है। घरेलू हिंसा में जो शोषण होता है या शोषण की जाती है, उसके सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अपने ही व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाता है और इस हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाना कठिन होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को समाज ही नहीं परिवार के बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। और छठवां है, पाठ्यपुस्तकों में लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? तो पहला है, पाठ्यपुस्तकों को पुरुषों एवं लड़कों की बजाय महिलाओं लड़कियों के बहुत कम चित्र रूप होते हैं। सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों में महिला चित्रण अनुपात कम हो रहा है जबकि श्रेणी स्तर बढ़ रहा है। दूसरा, अक्सर पाठ्यपुस्तक में महिलाओं के साथ ही साथ अल्पसंख्यक समूहों के योगदान को नज़रअंदाज किया जाता है, आखिर कम ध्यान दिया जाता है। सातवां है, पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पुरुष प्रधान समाज। दूसरा, पुरुषों के अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं। और तीसरा, पुत्र का विशेष महत्व। चौथा, स्त्री के पास संपत्ति और उत्तराधिकारी संबंधी अधिकार नहीं होते। पांचवा, पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों में निहित होती है। आठवां है, लिंग और असमानता क्या है? लिंग और असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व के विकासशील देशों में स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।
लैंगिक असमानता को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन तथा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 9वां है महिला सशक्तिकरण से लाभ। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व हेतु इन तत्वों का ध्यान रखा जाता है। परिवार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इन चरणों से गुजरकर महिलाओं को सक्षम और सबल बनाया जा सकता है। 10वां है लिंग की पहचान में धर्म की भूमिका। धर्म को लिंग की समानता की शिक्षा का अंग बनाते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षा में संकीर्ण धार्मिक विचार या धार्मिक भेदभाव न आने पाए। लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की प्रभावी भूमिका हेतु यह सतर्कता रखनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचने पाए। 11वां है शिक्षक के दायित्व क्या होते हैं। तो शिक्षक का दायित्व छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कारी बनाना भी है। उनके अंदर केवल शब्द ज्ञान भरना ही नहीं बल्कि उसे नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, सजगता का पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों का आम उद्देश्य युवा मस्तिष्क को तेजस्वी बनाना है। विद्यालयी शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन को संवारना होता है। सशिक्षा क्या है। 12वां प्रश्न, सशिक्षा से अभिप्राय है कि लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करें और वह भी एक विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ें। समाज में नारीवाद क्या है। स्त्रियों के साथ बालपन से ही भेदभाव किया जाता है जिसके कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। स्त्रियों के समाज में वे जिस सम्मान और अधिकार की हकदार हैं वह उन्हें नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी उनके अधिकारों के संघर्ष हो रहा है। हमारी सामाजिक संरचना से स्त्रियां हमेशा हाशिए पर रही हैं। वैदिक काल से ही स्त्रियों को राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर उनकी स्थिति आज के सापेक्ष अच्छी थी। धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में पतन होता गया और उनके अधिकारों का परिसीमन भी होता गया। परंतु स्त्रियों की स्थिति दयनीय करके और उनको अधिकारों से वंचित करके कोई भी राष्ट्र सभ्य बनने के स्वप्न को पूर्ण नहीं कर सकता। अतः स्त्रियों की स्थिति में उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जनसंचार का माध्यम का अर्थ। 14वां प्रश्न है, वर्तमान युग में जनसंचार के माध्यम का बड़ा ही शैक्षिक महत्व है। जनसंचार के माध्यम के महत्व को आधुनिक युग में सभी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। जनसंचार के माध्यम शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत आते हैं। जनसंचार हेतु आंग्ल भाषा में मास मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है ऐसे अभिकरण जिन के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करना। जनसंचार के इन साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि आते हैं। और 15वां प्रश्न है, जनसंचार के माध्यम की परिभाषाएं। तो मनुष्यों के माध्यम विचारों के आदान प्रदान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि मानवीय संबंध संचार पर आधारित है, परंतु परस्पर मानव समूहों में एक दूसरे
पर प्रभाव डालने हेतु भी संचार के माध्यम का प्रयोग करते हैं। संचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं। सुमरी के अनुसार संचार सूचना और आदर्शों एवं अभिवृत्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। और डॉक्टर गोकुल चंद पांडे के अनुसार संचार वक्त अथवा व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं स्वीकरण है। 16वां प्रश्न है समुदाय का महत्व एवं कार्य। तो पहला, सामाजिक विकास का कार्य एवं महत्व, अन्य अभिकरणों के सहयोग से विषयी कार्य, व्यवहारों एवं गतिविधियों पर नियंत्रण, आदतों एवं विचारधाराओं का निर्माण, रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण। शिक्षा विषयी कार्य का महत्व, व्यावसायिक शिक्षा विकास का कार्य एवं महत्व। 17वां प्रश्न है जननीय तकनीक को स्पष्ट करें। तो जननी तकनीक के केंद्र में महिलाएं हैं, क्योंकि 9 माह तक शिशु को गर्भ में रखकर अपने रक्त और मांस से नए जीव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मां के बिना शिशु को जीवित रख पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 18वां प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा के 4 विशेषताएं बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा की 4 विशेषताएं सहज तथा स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के विचारों व्यवहार में परिवर्तन, क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, शिक्षा हेतु निश्चित समय और स्थान नहीं रहता है, व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करना। 19वां प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो अनौपचारिक शिक्षा का विशेष क्षेत्र मानव का संपूर्ण जीवन और समाज का विश्व की समस्त क्रियाएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा सामाजिक सहयोग तथा अनुकूलन हेतु आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बालकों को सहज वातावरण में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बालक सभी से मिलजुल कर रहना सीखते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा। 20वां पत्राचार शिक्षा। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा को समाहित कर लिया गया है और इसका प्रत्यय पत्राचार शिक्षा से नवीन और विस्तृत है। पहले पत्राचार शिक्षा का ही प्रचलन था, जिसमें केवल मुद्रित सामग्री का ही प्रयोग डाक द्वारा प्रेषित करने का प्रचलन था, परंतु आज दूरस्थ प्रणाली में सभी आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु किया जा रहा है। पत्राचार शिक्षा द्वारा परंपरागत विषयों का ही शिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सभी नवीनतम पाठ्यक्रम को छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान करती है, जिसे वे किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा प्राप्त करने में असमर्थ हो गए हैं।